नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सभी दलों के टारगेट पर लगे हुए हैं। पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। बीजेपी जहां आदिवासी वर्ग को लुभाने की लगातार कोशिशें कर रही है, तो कांग्रेस के नेता आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए बता रहे हैं। इसी बीच विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में बसपा ने राजनीतिक गठजोड़ की शुरुआत की है। बहुजन समाज पार्टी आदिवासी दल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। बसपा ने छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इससे ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और आज बसपा और जीजीपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें कि बीएसपी और गोंडवाना के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। वहीं बीएसपी कार्यालय की ओर से इसकी औपचारिक सूचना भी जारी की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा के राज्यसभा सांसद और चीफ स्टेट इंचार्ज रामजी गौतम, बसपा प्रदेश अध्यक्ष रामाकांत पीपल और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता शामिल होंगे। भोपाल में बसपा प्रदेश कार्यालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा और जीजीपी के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 40% सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दी जा सकती है। बसपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जीजीपी से गठबंधन किया है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 41% सीटों पर जीजीपी चुनाव लड़ेगी, यानी कि 53 सीटों पर बसपा और 37 सीटों पर गोंडवाना अपने उम्मीदवार उतारेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा अब तक 16 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सबसे पहले बीएसपी ने 10 अगस्त को 7 प्रत्याशी घोषित किए थे। इसमें मुरैना जिले के दीमनी विधानसभा क्षेत्र से बलवीर सिंह दंडोतिया, निवाड़ी से अवधेश प्रताप सिंह राठौर, छतरपुर की राजनगर से रामराज पाठक, सतना के रेगांव से देवराज अहिरवार, सतना के रामपुर बघेलन से मणिराज सिंह पटेल, रीवा की सिरमौर से विष्णुदेव पांडे और सिमरिया के पंकज सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो वही विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं को अपने दल से निराशा हाथ लगने के बाद बीएसपी सबसे मुफीद दल है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से अगर नाराज हुए नेता अगर जाते हैं तो सबसे पहले वो बीएसपी का ही हाथ पकड़ रहे हैं। खासकर यूपी की सीमा से सटे इलाकों में बसपा का अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं विंध्य, बुंदेलखंड और चंबल में बसपा के पास अच्छा खासा जनाधार भी है। बीजेपी कांग्रेस के बागियों के लिए बसपा सबसे मुफीद दल मानी जाती है। तो वहीं यहां पर आज जीजीपी के साथ गठबंधन जो है कर सकती है बसपा। बीएसपी और जीजीपी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बसपा जो है जीजीपी के साथ गठबंधन कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी स्नेहा, धन्यवाद। जी सूरज जी, जैसा कि माना जा रहा है कि बसपा और जीजीपी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इनके गठबंधन की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए स्नेहा, मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है जी। वह और राज्यों से बिल्कुल अलहदा। यहाँ एक बात गौर करने लायक जरूर है। जिस जी। तरह से बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें, तो इनका वजूद तो है। दोनों राजनीतिक दलों का मध्य प्रदेश में उपस्थिति जरूर है, जी। लेकिन वह उपस्थिति इतनी प्रभावी नहीं है कि वह सत्ता परिवर्तन में सहायक हो सके। जी। यहाँ एक बात है कि बसपा का जो बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ। बहुजन समाज पार्टी के जनाधार वाला जो क्षेत्र है, वह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। चाहे वह विंध्य की सीटों पर प्रभाव डालने की बात करें या फिर ग्वालियर अंचल की बात करें, चंबल अंचल की बात करें। जी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो है वो महाकौशल के पूर्वी भाग में उसका असर देखने के लिए मिलता है। जी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव पूरे प्रदेश में नहीं है।
दूसरी तरफ बसपा का प्रभाव पूरे प्रदेश में नहीं। जी। यहाँ एक चीज जरूर हो सकती है कि विंध्य क्षेत्र की जो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपना कब्जा रखना चाहती है, कि वहां पर अपना जनाधार बनाना चाहती है। जी। तो चूंकि वह क्षेत्र भी ऐसा है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जनाधार हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और वहां बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने की कवायद जो कर रही है, यह जो रणनीति है जी। यह रणनीति उसी के तहत है कि यदि विंध्य क्षेत्र की आदिवासी बाहुल्य सीटों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में यदि खड़े नहीं होंगे जी। तो संभवतः बसपा का जनाधार वहां ज्यादा हो सकता है, वोट शेयर बढ़ सकता है। लेकिन इससे बसपा को पूरा फायदा होगा, बसपा के प्रत्याशी जीत जाएंगे, जी। ये आंकलन नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि जैसा कि पहले भी एक चर्चा में हम कह चुके हैं कि विंध्य क्षेत्र का जो सीटों का समीकरण है वो ब्राह्मण और ठाकुर मतदाताओं के बीच में वहाँ सारे समीकरण साधे जाते हैं। जी, हाँ। तो यहाँ एक बात जरूर हमें देखनी होगी कि मंडला डिंडोरी का जो क्षेत्र है, अनूपपुर का जो क्षेत्र है, जी, वहाँ यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बाहुल्य है और वहाँ उनके मतदाता अधिक हैं, यदि उस पार्टी के समर्थक अधिक हैं, तो उसका असर विंध्य में कितना होगा, ये इस पर असर नहीं डाल सकता है कि विंध्य में बसपा के प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिल जाएंगे तो वो वहां से जीत जाएगा। जी हाँ, लेकिन इसका खामियाजा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जरूर उठाना पड़ सकता है कि यदि वो इस गठबंधन के चलते, बसपा और बीजेपी का जो गठबंधन यदि होता है, तो उसके चलते वो वहां अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाएंगे। क्योंकि महाकौशल क्षेत्र में और महाकौशल के जैसा मैंने बताया कि पूर्वी महाकौशल में जहां पर मंडला और डिंडोरी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी यदि ऐसा गठबंधन होता है, इन शर्तों के साथ होता है, तो वहां बहुजन समाज पार्टी का जनाधार नहीं है। उस तरफ की जो सीटें हैं, चाहे हम जयपुरा सीट की बात कर लें, मंडला सीट की बात करें, डिंडोरी सीट की बात कर लें, या निवास बिछिया की बात कर लें, तो इस तरफ जो है यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने अपना जनाधार उतना स्ट्रांग अभी नहीं बना पाई है। जी, हाँ। यदि यदि ये गठबंधन नहीं होता है और गोंडवाना क्षेत्र में भी जो है यदि वहां पर बसपा के प्रत्याशी उतरते हैं तो उसका नुकसान जीडीपी को भुगतना पड़ेगा, ऐसे समीकरण बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जी। क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों का मध्य प्रदेश में क्षेत्र बटा हुआ। यदि हम बात करें टीकमगढ़ से जुटे हुए इलाके की, हम बात करें छतरपुर से जुटे हुए इलाके की, हम बात करें रीवा सतना से जुड़े हुए इलाके की, तो यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने पैर पसारने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वहां पर वह स्थापित या स्थायित्व हासिल नहीं कर सकती। और जैसा कि अभी देखा है कि बसपा ने जो सीटों की घोषणा की है, बसपा की दूसरी सूची भी मध्य प्रदेश में आ चुकी है। तो उसमें उन्होंने जो वर्तमान उनके विधायक हैं, उनका टिकट काट दिया है संजू सिंह का, और उसी विधानसभा क्षेत्र से किसी दूसरे को मैदान में उतारा है। अब उसके बाद में क्या समीकरण बनते हैं, तो अगर ये स्थिति निर्मित होती है बसपा के बीच में और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच में, और क्योंकि स्वाभाविक बात है कि यदि यह समीकरण बनते हैं और दोनों के बीच में गठबंधन होता है, शर्तों पर होता है, किस आधार पर होता है, यह देखना जरूर दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ एक बड़ी बात जैसे कि मैंने उल्लेख किया कि क्षेत्रीयता के समीकरण के आधार पर दोनों का जनाधार अलग अलग है। जी, बिल्कुल। किसी एक के प्रत्याशी खड़े ना करने से किसी दूसरे को सीधा फायदा पहुंचेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी जी सूरज जी, यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आ रही है कि जैसे कि इनकी गठबंधन की जो खबरें सामने आई और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या उनके लिए इन सीटों पर जो है ज्यादा चुनौती नजर आएगी उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जैसा कि सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था है। कोई तीसरा दल आकर के यहाँ सरकार बना ले, ऐसे समीकरण अभी तक तो बनते हुए नजर नहीं आ रहे और पहले भी नहीं रहे। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की उपस्थिति से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा असर नहीं रहा है। हाँ, सदन में बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति जरूर रही है, लेकिन वह इस स्थिति में कभी नहीं रही है कि वो थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश करे।
क्योंकि यदि मध्य प्रदेश में थर्ड फ्रंट की बात करें तो थर्ड फ्रंट में चेहरे बहुत सारे हैं। बिल्कुल। इसी चुनाव में यदि हम देख लें 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग दहाई की संख्या तक पहुंचने वाली राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो इस चुनाव में मैदान में उतर रही हैं। जी हाँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों ने एक पार्टी बनाई है, देव दुलारी बापू ने एक पार्टी बनाई है, और इसके बाद में एक रिटायर्ड IAS है, उन्होंने एक पार्टी बनाई हुई है, अजाक एक पार्टी है, और जयेश एक पार्टी है। तो इस तरह की अन्य पार्टियां, राजनीतिक दल जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये तो प्रत्याशी चयन के आधार पर निर्भर होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया, हम 230 सीटों में से बात करें तो लगभग 110 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जहां पर जातिगत समीकरण के आधार पर जीत और हार का फैसला होता है। बाकी 120 सीटों पर पार्टी की छवि, प्रत्याशी की छवि, इन सब ये चीजें इफेक्टिव होती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की 110 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं, और यदि कौन से राजनीतिक दल ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है इस पर बहुत कुछ तय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, गणमान्य गणतंत्र पार्टी या बसपा के गठबंधन की, क्योंकि देखिए हो सकता है कि गणमान्य गणतंत्र पार्टी जय से भी गठबंधन कर ले, क्योंकि जय और गणमान्य गणतंत्र पार्टी दोनों एक ही विचारधारा की पार्टियां हैं। और लेकिन यहाँ एक मूलभूत बात हमें सोचनी पड़ेगी कि गणमान्य गणतंत्र पार्टी की विचारधारा ठीक है, वो आदिवासियों के लिए काम करती है, समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम करती है, लेकिन देश जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ी हुई है। देश के नेता कांग्रेस से जुड़े हुए। अब यदि बसपा, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले इंडी गठबंधन को लेकर के, इंडी गठबंधन में बसपा की क्या भूमिका होती है, और मध्य प्रदेश में उसका क्या तस्वीर हमें साफ दिखाई देती है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं स्नेहा, जिन तस्वीरों से धुंध छटना बाकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, यह जो चुनाव है यह 2024 का सेमीफाइनल, और 2023 के चुनाव परिणाम की जो तस्वीर है उसका सीधा सा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। यदि आज यहाँ यह स्थिति बनती है कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरती है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के मैदान में उतरने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। सीटों की कमी होने की वजह से यदि कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाई तो इसका सीधा सा असर लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। और जो 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर ये इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होती है, कांग्रेस उसे कैसे ग्राह्य कर पाती है, ये तमाम समीकरण हमें देखने होंगे। तो बसपा और GGP, गणमान्य गणतंत्र पार्टी, इनके गठबंधन का बहुत ज्यादा असर मध्य प्रदेश की सियासत में देखने नहीं मिल पाएगा। जी सूरज जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के बागियों के लिए बसपा सबसे जो है मुफीद दल मानी जाती है, क्या कहेंगे आप इस पर? सूरज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बसपा की। यहाँ पर बसपा और GGP गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, ऐसा माना जा रहा है कि इनका गठबंधन होगा। आज इनकी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखना ये होगा कि क्या ये दोनों दल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ मिलकर सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि गठबंधन अगर होता है इन लोगों का तो कांग्रेस और भाजपा के लिए क्या चुनौती हो सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को चुनौती हो जाए। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आदिवासी दल पर सभी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी पार्टी जो है आदिवासी दल को टारगेट करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है
अगर बसपा के साथ गठबंधन करती है तो कहीं न कहीं इस दल का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे सूरज पाठक जी से और फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। सूरज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, इसमें आपकी आवाज आ रही है जी। तो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी कांग्रेस के बागियों के लिए बसपा सबसे मुफीद दल माना जा रहा है। क्या आपका कहना है इस पे? नहीं, देखिए, बागियों का जो आपने जिक्र किया है, हाँ। बागियों के लिए तो सभी दलों के दरवाजे खुले होते हैं। हम्म। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सूचियां आई हैं, जी। उनमें जो कुछ नेता हैं जो कांग्रेस का दामन थामना चाह रहे हैं। हम्म। कांग्रेस खुद इंतजार कर रही है जी। कि वो आकर के कांग्रेस ज्वाइन कर लें। हम्म। लेकिन कुछ लोग हैं जी। जो कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है जी। कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने, और बिल्कुल। पार्टी को इस बाबत बता भी दिया है उन्होंने, यदि प्रत्याशी नहीं बदला तो वो जो दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, जी। हाँ। वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। हाँ। बिल्कुल। लेकिन यही स्थिति कांग्रेस में बनने वाली है। हम्म। और जब कांग्रेस की सूची जारी होगी जी। तो गाहे बगाहे ऐसी ही तस्वीरें उस समय भी हमारे सामने आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि आम आदमी पार्टी की बात करें, हम्म। बसपा की बात करें, सपा की बात करें, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें, जयेश की बात करें, या आप आदमी की पार्टी की बात करें, भगवा पार्टी की बात करें, हम्म। तो इस तरह की जो पार्टियां, राजनीतिक दल जो मैदान में हैं, जी। फिर ये जो प्रत्याशी रहेंगे जो दावेदारी कर रहे हैं, हम्म। ये कहीं ना कहीं इन पार्टियों की शरण में जाने के लिए विवश होंगे। बिल्कुल। क्योंकि यदि वो इन पार्टियों की शरण में जाएंगे, इन पार्टियों के प्रत्याशी बनकर के मैदान में उतरेंगे, तो एक चुनाव चिन्ह उनके पास होगा, और फॉर्म बी फॉर्म उनके पास होगा, जी। जी। जिससे वो अधिकृत प्रत्याशी कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात जरूर हो जाएगी कि यदि कोई राजनेता इस तरह की गतिविधि करता है, यदि टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ने जैसी बातें, जी, तो इन सब का उनके समर्थकों पर क्या असर पड़ता है? जी। हाँ। उनके क्षेत्र में जो जनाधार बना हुआ है, हम्म। वह जनाधार कितना प्रभावित होगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जी। क्योंकि जी। अभी वो यह भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से नेता थे, उस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, जनता की बिल्कुल। बातें सुन हाँ। रहे थे, और जनता उन्हें अपनी बात मान रही थी, जनता उन्हें अपना जनप्रतिनिधि मान रही थी। जी। हाँ। लेकिन यदि इन दोनों दलों के नेता टिकट न मिलने से नाराज होकर के जी। अन्य दलों का दामन थाम लेते हैं, हम्म। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की जनता उन्हें कितना स्वीकार कर पाती है, बिल्कुल। कितना ग्राह कर पाती है, और उस स्थिति में उन्हें अपना नेता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये जनता के मन पर, जनता के मत पर निर्भर करता है। जी। बिल्कुल। एक बड़ी बात देखने जरूर मिलती है हम्म। कि कई बार वो राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेते हैं, किसी राजनीतिक दल में नहीं जाते हैं, जी। हाँ। वो निर्दलीय प्रत्याशी बनकर के चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। बिल्कुल। इससे एक बात तो अच्छी होती है कि क्योंकि यदि वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे जी। तो अपनी पार्टी से गद्दार कहलाएंगे। हम्म। लेकिन यदि निर्दलीय चुनाव में मैदान में आ जाते हैं जी। तो वो बागी कहलाएंगे। बिल्कुल। इन दोनों चीजों में अंतर है। यदि वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं जी। तो कहीं ना कहीं बात लालच की आ जाती है या निजी हितों की आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। विरोधी पक्ष आम जनता में यह प्रसारित करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें लालच दिया गया, वो जी। लालच में आ गए, या उनके निजी स्वार्थ पार्टी में पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ करके दूसरी पार्टी अपना ली। जी। हाँ। बिल्कुल। दूसरी तरफ यदि वो किसी और पार्टी का दामन नहीं थामते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरते हैं, जी। तो वो ये प्रचारित करना चाहते हैं कि मैं और मेरा जनाधार पार्टी की टिकट का मोहताज नहीं है। यदि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता हूँ। बिल्कुल। और क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षाएं थी चुनाव लड़ने की, और वो महत्वाकांक्षाएं पूरी ना हो पाने के कारण मैं बिना बी फॉर्म के और पार्टी के चुनाव चिन्ह के जी। चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हूँ, और मेरा जनाधार है। और हमने देखा 2018 के चुनाव में 2 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा में आई भी थी। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि जब 114 सीटें कांग्रेस की आई थी तो कांग्रेस ने इन्हीं 2 निर्दलीय
सपा के विधायकों के साथ, बसपा के विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बना ली थी। हालांकि 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ, यही निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए हुए थे, जो पहले कांग्रेस को समर्थन दिए हुए थे, ये बाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए थे। जी हाँ। तो ये सारे समीकरण जो होते हैं, ये जो सारे सियासी समीकरण हैं, इन सभी सियासी समीकरणों को ये समझना पड़ता है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक दल के प्रत्याशी और उनकी महत्वाकांक्षाएं, इस पर जो है विस्तृत मीमांसा की आवश्यकता होती है, तब कहीं जाकर के ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की और साथ ही साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की। यहाँ पर साफ बात ये समझ में आ रही है कि अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए कुछ न कुछ चुनौती जरूर सामने आएगी। साथ ही अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सभी दलों के टारगेट पर हैं, यानी कि आदिवासी टारगेट हुए हैं। सभी दल जो हैं वो आदिवासियों के ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले चुनाव में भी आदिवासी सीटों पर कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। और अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती नजर आएंगी इस मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और इस वजह से किन पार्टियों को चुनौती हो सकती है, ये प्रत्याशियों पर निर्भर करता है कि प्रत्याशी जो भी सीट से लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी कौन है। ये बात प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद ही संभव हो सकती है और कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या चुनौती हो सकती है ये तो प्रत्याशी ही डिसाइड कर पाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी दल ही नहीं और भी दलों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आदिवासी यहाँ पर मुख्य दल माना गया है। इस वजह से गोंडवाना पार्टी जो है वो अपनी चुनौतियों का सामना करती हुई और सामने नजर आ रही है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।